दुनिया में कम लोग हैं जो इतने मुश्किल पेचीदा खारजा मामलात इतने आसान फहम अंदाज में बयान कर देते हैं। आपके अगर डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही है, हाँ? आपको बादल नखास्ता खारिश हो गई कमर पे, अच्छा, ठीक है, अब आपने सबके सामने यूं खारिश नहीं करनी। लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि जब भी कोई दो कपल की डिवोर्स भी होती है तो वो एक दूसरे को इतना ही गंदा करते हैं, लेकिन डिसेंट लोग नहीं करते। ये जो मेरा क्लाइंट है मोहम्मद साकिब, आप देखेंगे कि हु इज गोइंग टू बी द विनर और ये क्या इल्जामात सच्चे थे या झूठे थे। तो मेरे पास बहुत ही मजबूत जो भी मैंने स्टैंड अब तक लिया है ना वो मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं शजर अब्बास, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल, और नाज़रीन आज हमारे साथ एक ऐसी मोतबर शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम हाई प्रोफाइल केसेस के साथ जुड़ा हुआ है। अदालत के कमरे से लेकर टीवी स्क्रीन्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स तक हर जगह आपको वो सुर्खियों बल्कि शह सुर्खियों में नज़र आते हैं। बेबाक वकालत की पहचान, जिनके बारे में ये फैसला करना मुश्किल है कि वो काबिल ज़्यादा हैं या दलेर, जनाब मियां अली इशफाक। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सियासी मैदान के बड़े खिलाड़ी, मारूफ तज्जिया निगार जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद से, जिनका किरदार निभा रहे हैं हमारे वहीद खान लाला। अच्छा मुशाहिद भाई, ये फरमाइएगा कि आपने किस बुनियाद पे ये दावा किया है, बज़ाहिर तो ऐसा देखने में नहीं लग रहा कि सदर ट्रंप का दौरा चीन जो है वो सदर निक्सन के दौरे से भी ज़्यादा कामयाब दौरा था। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपको, आपने मुझे दोबारा बुलाया जुनैद सलीम साहब इस देशबुक में। देखिए, इस दौरे के हवाले से इसकी सिग्निफिकेंस को देखें आप। बेलारूस का आपको दौरा याद होगा जो मियां साहब ने किया था अपने ज़माने में। हाँ। लेकिन ये वाला जो दौरा है ये निक्सन से भी ज़्यादा बड़ा दौरा जो अच्छा। साबित हो रहा है। हमें तो कामयाबी वाली कोई बात नज़र नहीं आई उस दौरे में। देखिए, आपको नजर अगर आ जाती तो फिर आप मुजाहिद हुसैन सैयद होते हैं। अच्छा एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, मुझे बनाने दें। देखिए, ये जो दौरा है ये इस हवाले से बहुत ही इसकी सिग्निफिकेंट है, ये इस अहमियत का हामिल है। उसका रीज़न क्यों है? वन थिंग एज कि जैसे ट्रंप वहाँ पे गया, वो जैसे मैं तो बच्चों को ही बताता हूँ, सफारती अदाब के हवाले से अगर बात की जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात की जाए, लेक्चर्स के हवाले से बात की जाए, पूरी दुनिया में मैं ये करता फिरता हूँ। मैं शुरू से जैसे गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको बुला लिया, या स्कूल से छुट्टी हुई बच्चों के साथ उनको समझाया ये हमारी आने वाली पौध है। इनको अगर हमने नहीं बताना सफारती अदाब कैसे होते हैं, आपने जो इंटरनेशनल मामलात है उसको कैसे देखना है, जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी आपने कैसे रखनी है। और था मुशाहिद साहब, मैं पूछ रहा इसलिए कह रहा था। हूं मुझे बनाने दे, बन नहीं रहा। तो सारी सिचुएशन इसी के गिर्द घूमती है, क्योंकि देखें ये चार बातें हैं आपको सफारती अदाब के हवाले से, जियो पोलिटिकल हवाले से, रिलेशंस के हवाले से, चाइना, अमेरिका, रूस, ये 4-5 जो बड़े मुल्क हैं, अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये 5-6 आपने चीजें मिला के एक आपने अपनी पर्सनैलिटी बनानी, बस यही है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो नहीं मिला मुझे। देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं देना भी नहीं चाहता। बात सिंपल सी ये 4-5 जुमले आप याद कर लें, किसी भी चैनल पे आप ये खारजा उमूर के माहिर बन के बैठ सकते हैं और अपना एक एनालिसिस दे सकते हैं। अच्छा देखें, जोक्स अपार्ट, मैं सीरियसली इसमें बात करता हूँ, मैं अक्सर पॉलिटिकल एनालिसिस देता रहता हूँ, बट दिस केस इज समथिंग डिफरेंट। ये थोड़ा बड़ा पैमाने पे है, क्योंकि मेरी जो प्रिडिक्शंस आप ले लें पॉलिटिकली, या आप इन फ्यूचर जो इंटरनेशनली जो मामलात या रिलेशंस चल रहे कमाल की होती हैं मुशाहिद साहब, कमाल की होती हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कम लोग हैं जो इतने मुश्किल पेचीदा खारजा मामलात इतने आसान फहम अंदाज में बयान कर देते हैं। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया, ये तो आपका हुस्न नज़र है। आप भी बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं, टॉल डार्क हैंडसम। आपको तो एक्टर होना चाहिए था, आपकी तो कोई मूवी मिलनी चाहिए थी आपको। आप यहाँ पे जो है वो जीतो पाकिस्तान का शो बैठ के कर रहे होते और ये कहते हैं बैठे बैठे ये वाला डब्बा खोलो, वो वाला डब्बा खोलो, आप नमाज तकसीम करते हैं। माशाल्लाह, आपको कम से कम अगर आप फिल्म एक्टर नहीं होते, आप ड्रामों के एक्टर, कम से कम शदाई ड्रामा आप कर रहे होते। इसलिए नहीं आपकी तारीफ की, मैं वाकई दिल की गहराइयों से ये समझता हूँ कि आप इस तारीफ के मुस्तहिक हैं। अच्छा, इसका मतलब मैंने जो तुम्हारे बारे में कहा वो झूठ है? अगर तुम ऐसा समझते हो तो ठीक समझते हो।
बैक टू द पॉइंट। देखें ट्रम्प का जो दौरा है ये कोई आम दौरा नहीं है। देखें सारी दुनिया की नजर इस दौरे के ऊपर लगी हुई थी कि ट्रम्प जो है इतने अरसे बाद, निक्सन के बाद या मियां नवाज शरीफ साहब का बेलारूस का जो दौरा था उसके बाद ये थर्ड एक बहुत बड़ा दौरा था, लेकिन उन दोनों दौरों पे ये दौरा हावी रह गया। क्यों बताएं तो सही ना, मैं उधर ही आ- ऑप्टिक्स से बता दें क्यों कामयाब था। मैं उधर ही आ रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। मुझे बनाने दे, अगर बन जाएगा तो मैं बताऊंगा। तो बताएं ना, आपके इंटरव्यू का ये मरकजी सवाल था। देखिए मैं उस तरफ आता हूँ, अब थोड़ा सा बन गया है। जैसे ट्रम्प के हवाले से मैंने कहा था आपको, मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था जी, ये जनाब साहब बहादुर जो है ये जाएंगे एयरफोर्स वन के जहाज़ में, एयरफोर्स वन के जहाज़ में जाएंगे और वहाँ से जब ये लैंड करेगा तो चाइना में ये उतर के हाथ हिलाएंगे, और वही हाथ उन्होंने हिलाया। लाइक ये मेरी प्रिडिक्शन जो है वो उसको सच साबित हो गई। इसके बाद एक रेड कारपेट बिछेगा। रेड कारपेट आज तक हॉलीवुड के स्टार्स के लिए बिछा। लाइक चाइना ने ट्रम्प को बड़ी रिस्पेक्ट दी है, बट इन द अदर हैंड चाइना जो है वो ट्रम्प की यानी अमेरिका की आर्म ट्विस्टिंग यानी बांह मरोड़ता रहता है, थोड़ी सी उसके कान भी खींचता है, तो ये नेट वो टैट करना जरूरी होता है उसके लिए, तो वो इस वजह से करता है। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर कहा था कि रेड कारपेट डलता है, रेड कारपेट मैंने कहा कि हॉलीवुड हीरोज के टाइप का उसका इस्तकबाल किया। अच्छा सुहाना, एक चीज़ के बारे में मैंने और आपको फोर्स ही कर दिया था कि ये जो इस्तकबाल करने वाले जब चले जाएंगे तो वहाँ पे एक शख्स अकेला खड़ा हो जाएगा। ट्रम्प पूछेगा कि ये बंदा कौन है जो खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है, वो कहेंगे जी ये वो बंदा है जिससे हम रेड कारपेट किराए पे लेके आए। ये मैंने आपको जो है प्रेडिक्ट कर दिया था। फिर इसके बाद आप समझते हैं कि देखें पॉलिटिकली अगर आप देखें एनालिसिस करें, क्योंकि मेरा वजारत खारजा से गहरा ताल्लुक रहा है, मैंने हर चीज़ देखी है, मैं डगर डगर घुमा हूँ, चाइना जाके लेक्चर दिया है, युगांडा जाके लेक्चर दिया है, मैंने साउथ अफ्रीका में दिया है। चीन वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ते, वो कहता है शाह साहब कितने तुसी आ नहीं रहे, तो मतलब लाइक दुनिया मुझे पंजाबी में कहते हैं चाइना वाले, वो मैंने सिखाई हुई है थोड़ी बहुत। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मेरा एक विजन, ब्रॉड विजन है, बिकॉज मैं सफारतकार रहा हूँ, मैं दुनिया की लैंग्वेज समझता हूँ, मैं उनके असरात और मजबरात को समझता हूँ। इस हवाले से जो मैं बता रहा हूँ, और फोर्स आप लिख के रख लें, इन फ्यूचर में देख रहा हूँ चाइना अमेरिका एक हो जाएंगे। हैं? एक हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी पेशगोई कर रहे हैं, चाइना और अमेरिका एक हो जाएंगे। ये मैं अभी से फोर्स ही कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना का वीजा सस्ता है, अमेरिका का महंगा है। इसका रीजन ये है, जब ये मर्ज हो जाएगा, मर्जर, ये दोनों मुल्क आपस में जम हो जाएंगे, तो इनके वीजे सस्ते हो जाएंगे। अमेरिका का हो ना हो, चाइना का तो ऑलरेडी है। ये बहुत बड़ी फोरकास्ट कर रहे हैं आप। ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो वो नाम भी पता है, जब ये दो मुल्क मिल जाएंगे तो नाम मुल्क का रखा जाएगा। क्या? चिनमिका। चिनमिका? चिनमिका। ये इसका नाम होगा। अच्छा, पहला लेक्चर यहाँ मैं ही देने जाऊंगा, क्योंकि नया मुल्क होगा, सफारती अदाब से ना बलद होंगे, उसके लिए मेरी खिदमत हासिल की जाएंगी। सफारती अदाब सिखाऊंगा। पहले 2 साल सदर ट्रंप रहेगा, फिर अगले 2 साल सदर जीपिंग रहेगा, और इसी तरह मुल्क की इसकी तरक्की जो है वो शुरू होगी। और आगे भी आपको बताऊं, इंडिया खत्म हो जाएगा, इंडिया सारा ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरह जब ये मामला नया सिलसिला होगा, दुनिया एक नई चीज देखेगी, एक नया एक्सपीरियंस करेगी, आगे जाके चीजें जायल होना शुरू होंगी। वो कैसे? मीका आस्ता करके गायब हो जाएगा, टोटल चीन हो जाएगा। ये मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, और ये ऐसा होगा। अच्छा, इसका मरोड़ आपके पड़ोसी मुल्क को भी पड़ना है। अच्छा, जिनकी अभी हमने ताजा जो है कान मरोड़े हैं। अच्छा मुशाहिद साहब, आप सफारतकारी की बारीकियों को जानते हैं? जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जाता हूँ। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना गए हैं दौरे के लिए, तो जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो एक कदम भी ट्रंप की जानिब नहीं बढ़े, तो क्या इसकी कोई अहमियत है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा उनके पैर में उस वक्त दर्द हो रहा था, तो ये ऐसी कोई बात नहीं, ये आम बंदा समझता है। सफारती अदाब का ये हिस्सा है, ये बॉडी लैंग्वेज का एक कोड वर्ड होता है। आपको किसी मुल्क के सरबराह के साथ कैसा डील करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। देखिए, इंटरनेशनली और नेशनली लोग अपने वजीर आजम को, अपने सदर को ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, महीनों पे मुहित होती है, फॉरेन ऑफिस ट्रेनिंग कराते हैं, फॉरेन ऑफिस की ट्रेनिंग, सफारती अदाब सिखाए जाते हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है अदाब की, सफारती हवाले से, ये कुछ भी नहीं है। उमरान जाओ अदा का जो आदाब था ना, आइए हुजूर, वो उसका कोई मुकाबला, बैचलेस। अच्छा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एक पुरानी चीज है, वो तारीख का हिस्सा है, उसके बात नहीं कर रहा। अब बात करेंगे ये वाली जो हो रही है जी। अब बात ये है कि ट्रेनिंग में सबसे माइन्यूटली चीज़ों को भी देखा जाता है कि आपने किन किन चीज़ों को, अगर आप किसी दौरे पे जाते हैं तो वहाँ अप्लाई नहीं करना। आपने छींक अगर आ रही है
ये उंगली आपने पकड़नी है, यूं रखना है, सामने नहीं देखना। सामने आप छींक करेंगे, आपके सारी छींटें उसके मुंह में जाएंगी, वहां से ताल्लुकात खराब होते हुए नजर आते हैं। ओहो, ठीक है, खराब होने का डर है, आपने यूं करना है, हल्की सी अच्छा, सिर्फ आवाज निकालनी है, चीख नहीं मारनी। यस, एक ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ट्रेनिंग की एक और बारीकी बता दूं, आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ तक सिखाया जाता है। जी, बच्चे यहाँ तक सिखाया जाता है, इससे आगे भी सिखाया जाता है। अच्छा, क्या? ये चीजें अगर ना हो तो आप कामयाब सफारत नहीं बन सकते। बताएं। देखें, सबसे पहले आपकी अगर डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही है, आपको बादल न खास्ता खारिश हो गई कमर पे, अच्छा, ठीक है, अब आपने सबके सामने यूं खारिश नहीं करनी। ये अदाब के सफारती अदाब के खिलाफ है। ये अमल ही इटसेल्फ, इट्स अगेंस्ट अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। एक मिनट, एनालिस्ट मैं हूं क्या आप हो? नहीं, आप ही हैं, आप फरमाइए। तो फिर आप बीच में ना बोले, मैं आपको अच्छा, बताएं ना, खारिश फिर कैसे करनी है अगर ऐसे नहीं करनी? अच्छा, अब आपकी डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही है, एक अच्छा माहौल है, आपने वहां पे यूं खारिश कमर पे हो रही है, सबके सामने नहीं लग जाना, ठीक है? अच्छा, तो फिर कमर की खारिश कैसे करनी है? देखिए, ब्लू बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, वहां पे आपको सारा मिल जाएगा तरीकाकार। लेकिन मैं आपको चीदा चीदा बता रहा हूँ, माहौल बना, आपको खारिश आ गई कमर पे, आपने कुछ नहीं करना, मैलापन नहीं करना, आपने कुर्सी की पुश्त को करीब करना है, अपनी पुश्त को उसके करीब लेके जाना है, यानी कि ये यक जान दो काला आपने हो जाना है। उसके बाद आपने खारिश तमीज तहजीब के दायरे में करनी है। ये लेट सपोज आपका हम मनसब आपके सामने बैठा है, आप यूं करना शुरू कर। अच्छा, सामने वाला आपका हम मनसब जो है आपकी ये हरकत देख के आपसे पूछेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने कहना है जी एसी बंद कर दे, सर्दी बड़ी ज्यादा लग रही है, सिंपल, वहीं पे बात खत्म। सफारती बारीकियां एक पूरा सब्जेक्ट है, ये किसी और आप उसके मास्टर हैं। थैंक यू सो मच। आप खुद क्यूट हैं, इस वजह से आप समझ सकते हैं। देखिए, इसका आपको ख्याल रखना है, ये कोई नहीं सिखाता, ये एक सफारतकार जिसको तजुर्बा है, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने जिंदगी दी है, जिसने खिदमत की है इस कौम के लिए, मुल्क के लिए, वो आपको सिखा बता सकता है। एक चीज होती है, आप ड्यूरिंग आपकी जो सफारती मीटिंग है उसके दौरान आपने एक बात का ख्याल रखना है, अपने वक्त के किसी भी मेंबर को खुलेआम आपने सरगोशी नहीं करनी कि अकबर गाल सुन, असी कल 12 बजे नहर पे जाना है, तैयार नहीं, ये कभी नहीं करना। आपने कभी नहीं करना। सामने वाला समझा पता नहीं क्या बात है, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस तरह ताल्लुकात बनेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। इन चीजों को देखते हुए हमें ये देख रहे हैं कि सपोर्टिंग किस में है, वो इस चीज में है कि जब आप सफारती अदाब का एहतराम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। आपने सरगोशी से करना है, आपने तरीके से ये उंगलियां दो, ये रखी और यूं करके, ओए अकबर असबर बजे नहरते जाना। क्या हो गया आपको? आपने ये कहना है। अच्छा, ये आप कहेंगे, सामने को पता भी नहीं चलेगा, वो कहेगा ठीक है, आपस में कोई बात चल रही है, उसको पता भी नहीं चला। तो ये आपके सफारती अदाब, यानी कि आपका सांप भी लड़ जाता है और लाठी भी टूट जाती है। अच्छा जुनैद साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये हरकत आपने कभी नहीं करनी। अगर आपकी हम मनसब वजीर आजम या सदर खातून है और शोमिया किस्म खूबसूरत है और आप अपना दिल उस पर हार बैठे हैं, तो सबके सामने मुंह फाड़ के आपने उसका नंबर नहीं मांग लेना। हाँ, लेकिन आपने उसको तरीके से अपना नंबर देना है। वो कैसे? सबसे पहले देखें सिंपल तरीका है, आपने उसको नंबर ऐसे इशारों कनाइयों में बताना है कि जब मेरे मुल्क में मेरी 0 जदाद है, 0 हो गया। फिर आपने कहना है जी मेरे 3 बच्चे हैं, 03 हो गया। ठीक है। उसके बाद आपने कहना है फिर से मेरे मुल्क में करप्शन पे 000 टॉलरेंस है, 0300 हो गया। 0300 हो गया। इसके बाद आपने कहना मैडम प्राइम मिनिस्टर मेरी दादी के 8 बच्चे थे जिसमें से एक ठीक निकला, 030081। यार आपको तो बिल्कुल पक्का पता, आपने किसी खतून को फंसाया तो नहीं हुआ? सच बताया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कोई नहीं देख रहा। प्लीज मुझे बता दें तरीका क्या है, मैं भी कर लूं। मुशाहिद साहब, आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, आप किधर निकल पड़े हैं? आप नंबर पूरा होने दें जब हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने कहना है कि मैडम वजीर आजम ये देखें मेरे दाएं हाथ की 5 उंगलियों की, मजे की बात है कि मेरे बाएं हाथ की भी 5 उंगलियां हैं। 03008205 हो गया 10 नंबर। इंडिया मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि आपने जरा ज्यादा ही रिस्की केस नहीं पकड़ लिया? एक ऐसे मुल्जिम का केस जिस पे हैरेसमेंट का इल्ज़ाम हो और जराइम में मुलविस भी रहा हो, एक शख्स जो है वो कोई बहुत क्लीन बैकग्राउंड का हामिल ना हो और भी इल्ज़ामात हों,
तो ऐसे बंदे का केस पकड़ लेना आप जैसे बंदे के लिए। देखें, टफ लॉयर्स जो हैं उनके पास अगर टफ केसेस नहीं आएंगे तो फिर उनको लोग टफ लॉयर कंसिडर कैसे करेंगे। क्या कवर लिया है अली भाई आपने। और दूसरा जुनेद भाई, ये जो हरासगी के इल्ज़ामात हैं ये सिर्फ इल्ज़ाम ही हैं। अच्छा। इसका कोई किसी किस्म का सबूत मौजूद नहीं है। अभी जब ये तफ्तीश मुकम्मल होगी, और मैं पब्लिकली जो है वो ये चीज़ कोट कर चुका हूँ, और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे केसेस में जहाँ पे इतने बड़े पब्लिक प्रोफाइल के केसेस हों, और जहाँ परसेप्शन भी एक और- स्ट्रॉन्ग बन चुकी और है। हमेशा परसेप्शन हो ही नेगेटिव। एक नेगेटिव परसेप्शन में अगर आपके पास इतनी ठोस बुनियाद एज अ डिफेंस लॉयर हो, और आप पब्लिकली जो है, चूंकि ये सिर्फ जिस शख्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। देखिए, ये साइकिल्स चलेंगे, प्रेशर साइकिल्स हैं। जब ये लॉजिकल एंड पे चीजें पहुंचेंगी तो आप देखेंगे कि हु इज गोइंग टू बी द विनर, और ये क्या इल्जामात सच्चे थे या झूठे थे। तो मेरे पास बहुत ही मजबूत, इंतहाई मौसर, इंतहाई क्रेडिबल और बहुत ही वेरीफाइबल किस्म की बेसिस जो भी मैंने स्टैंस अब तक लिया है ना, वो मौजूद हैं। और वो इतनी ज्यादा नौयत की है और इतनी भरपूर है कि मैं समझता हूँ कि ये किसी किस्म का हरासगी का केस तस्वुराती ख्यालात में भी नहीं बनता। अच्छा। रादर जो है वो, इसको मैं अगर ब्लैकमेलिंग का केस कहूँ तो मेरे पास बड़ी ठोस बुनियादें हैं। अच्छा अली भाई, इस केस में हमने देखा है कि आपका भी दिल गुर्दे का काम है और मुल्जिम का भी। मैं तो जुनेद भाई अपना ही दिल गुर्दे का काम कहूंगा कि मैंने दिल गुर्दा दिखाया है। हमारा एक छोटा भाई है, फजाइल उसका नाम है, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, सिडनी में। उसकी मुझे रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा क्लाइंट है मोहम्मद साकिब, उसका बचपन का दोस्त है, उसकी रिक्वेस्ट पे फिर जो है, आपको पता है कि मेरी बहुत बड़ी सारी जिंदगी कमजोरी रही है, या मेरी ये एक बुरी निशानियों में से एक है, या एक अच्छाइयों में से एक है कि मैंने सारी जिंदगी अपने दोस्तों के लिए जो है वो हमेशा अनकंडीशनली उन्हें सपोर्ट किया है। चलिए, हम इस वक्त चदर साहब के बारे में ना जी हाँ। ज्यादा खुल के इसलिए बात कर सकते हैं, जी हाँ। हमें कौन सा नोटिस आना है। नहीं आया। यकीन करके मैं काटे नाम बैठे रहूं। और खास कर इन हालात में जब उसको खुद नोटिस आया हुआ है। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि पिछले चंद बरसों के दौरान आपने जितने भी केस लड़े हैं और लाइमलाइट में आए हैं, वो आपने लड़े हैं पीटीआई के। जी हाँ। ये पहला केस है जो आपने नून लीग का पकड़ लिया है। अच्छा जुनेद भाई, मैं आपको थोड़ा सा अगर मजीद पीछे जाए ना, अगर हम तकरीबन 9-10 साल पीछे जाएं, तो मैंने जो बड़े पीएमएलएन के भी केसेस किए हैं, उसमें मैं कैप्टन सफदर साहब का मुतअद्दिद केसों में नैब के केसेस में वकील रहा हूँ। फिर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं चौधरी बरजीज ताहिर साहब, पीएमएलएन से ही उनका ताल्लुक है, 30-35 साल उन्होंने इस पार्टी के साथ गुजारे हैं। मैं उनका मुतअद्दिद नैब के केसेस में वकील रहा हूँ। इसी तरह बहुत बड़ा साफ पानी कंपनी का केस था, पंजाब साफ पानी कंपनी का केस, उसमें मैं रावलपिंडी से हमारे करीबी दोस्त हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, वो एमएनए हैं, उनका भी मैंने केस किया। तो एक बहुत लंबी तादाद है ऐसे लोगों की जो पीएमएलएन से वाबस्ता हैं। बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, तो लोगों को पता लगता है कि ये साइट्स पे इनका भी वकील रहा है। अभी चूंकि मेरी पाकिस्तान में सियासी वाबस्तगी जो है वो किसी जमात से नहीं है, तो मैं उस वक्त तक अपने पेशा वराना रोल में एक अच्छा जो है वो प्रोफेशनल लॉयर जो है कंसिडर हो नहीं सकता अगर मैंने लोगों के दरमियान जो है वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दी कि जी मैं किसी एक सियासी जमात के केसेस लेता हूं। और जहां तक रहा पीटीआई का सवाल, तो पीटीआई जो है वो चूंकि इस वक्त ऑपोजिशन में है, और हमने देखा कि ये मोहम्मद साकिब चद्दड़ का केस एक नायाब केस है जो कि हुकूमत में होते हुए भी लोगों के खिलाफ केस बन रहे हैं। तो अदरवाइज जो है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस हैं वो हमेशा ऑपोजिशन के खिलाफ होते हैं, और मैं नॉर्मली अवामी तौर पर ये चीजें इजहार नहीं करता। तो जहां तक पीटीआई के लीडरान दूसरी है, तरफ मोमना इकबाल जो है वो भी कोई 9 मई में मुलविस नहीं रही। नहीं कतई तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर 9 मई में खुदा न खास्ता वो मुलविस रही होती तो मैं उनका भी केस लड़ देता। अच्छा सर, मोमना 9 मई च ते मुलवस नहीं, 14 फरवरी च जरूर मुलवस। अच्छा अली भाई, मैं आपसे इसलिए लिबर्टी ले रहा हूँ ये सवाल करने की, एक तो आप मेरे भाई हैं, दूसरा आप मेरे शो में बैठे हैं, आप मुझे नोटिस नहीं भेजेंगे। अच्छा, और तीसरी मैं फिर भी एहतियाती तदबीर के तौर पे ये कह देता हूँ कि आपके मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, जैसे हमने जर्नलिस्टों ने जो बात करनी होती है साथ मुबैना तौर पे लगा देते हैं। तो आपके मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पहली बार इस केस में हमने देखा है, ये साकिब चद्दड़ वाले केस में, कि आपने अपना जो आपका रुतबा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी में डिसेंसी का एलिमेंट है, उससे थोड़ा नीचे आके आपने फौरी तौर पे एब्रप्टली रिएक्ट किया है कि जी फिर हम भी ये दिखाएंगे। जैसे वो हमारे बाज जो सियासतदान है वो कहते हैं मेरे पास वीडियोस हैं, तो आपने भी कमोबेश वही रवैया अपनाया है। देखें जुनेद भाई, बड़ा खूबसूरत सवाल है।
पाकिस्तान चले में शुक्र है नोटिस तो नहीं आएगा। नोटिस नहीं आएगा। जुनैद भाई खूबसूरत सवाल है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखें होता क्या है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हमने माजी की प्रैक्टिस देखनी है ना, और ये मैं आपको बेशुमार केसेस रेफर कर सकते हूँ, पाकिस्तान में इस तरह के जो मीडिया प्रोफाइल के चार्ज्ड केसेस होते हैं ना, इसमें हमारी अदालतों में भी एक बहुत बड़ा असर जो है ये मीडिया प्रेशर जो है ना वो काम करता है। और मैंने पाकिस्तान में अदालतों में बंदे जो हैं वो फांसी के फंदे पे लटकते देखे हैं जो उनसा है मीडिया प्रेशर की वजह से जो उनसा है। तो जो मीडिया ट्रायल के केसेस हैं इसमें मैं कहना ये चाहता हूँ कि अदालतों में जो फाउंडेशन ऑफ जस्टिस है ना उसकी ट्रांसपेरेंसी लैक करती है। इसी वजह से जब आप जो है वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, और इस केस को ख़ास तौर पर देखें कि जो एक दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, उनके मुताबिक उनकी सुनवाई नहीं हुई, जो कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, और बाद अज़ां उन्होंने अपने ही केस को एक मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए उस इदारे को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, और फिर एक पूरी पब्लिक वॉइस जो है वो बन गई, बगैर किसी ने दरख्वास्त देखे, बगैर इल्ज़ामात की नोयत को जाने, बगैर असल हकायक जाने, बगैर सबूत देखे स्पेकुलेशन जो है वो चल पड़ी। और इतनी मैसिव र्यूमर फैक्ट्री चलती है, अफवाह साज इतनी तेजी से फैक्ट्री चलती है तो कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपको बमरे मजबूरी वो स्टाइल अपनाना पड़ा? 100% मुझे कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पड़ा, चूंकि मैं पूरी ईमानदाराना बात कर रहा हूं कि अल्लाह को गवाह बना के ये बात कर रहा हूं। मेरे पास इस केस में अपने मौकिल और उसकी बेगम जो दूसरी मेरी मौकिला हैं उनकी तरफ से मुहैया करदा इतना ज्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, इतने ज्यादा एविडेंसेस पड़े हुए हैं कि मैंने तो महज उसमें से 0.01% चीजों की सिर्फ निशानदेही की है। मैंने कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना जो है वो बात नहीं की, या कोई ऐसी गैर इखलाकी बात नहीं की। हाँ, अगर तो मैंने कोई ऐसी बात की है जिसका मेरे पास एविडेंस नहीं है तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं। और लोगों को नागवार इसलिए गुजरी है कि शायद एक तो उनको जो है वो एक गॉसिप की जो सी है वो शायद चाह भी बड़ी है कि वो चीजें जो हैं वो शायद जो मेरे पास हैं वो मैं कहीं ना कहीं दिखा ही दूं। भाई मैं नहीं दिखा सकता, मैंने ये सिर्फ सारा मटेरियल जो है वो एनसीसीआई के लिए अगर आपने दिखाना शुरू कर दे तो आप थोड़े देर से बाद कहेंगे छोड़ो यार वकालत रहने दो, कम कर लो। लेकिन अली भाई लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि जब भी कोई दो कपल की डिवोर्स भी होती है तो वो एक दूसरे को इतना ही गंदा करते हैं, लेकिन डिसेंट लोग नहीं करते। सेकंड, बहुत सारी जो खवातीन है या बहुत सारे लोग हैं मीडिया के या मीडिया से बाहर, वो मोमना को इसलिए डिफेंड करते हैं क्योंकि वो तो बेचारी पिछले 2-2.5 साल से चैनल्स में बैठ के रोती थी उसकी मोहब्बत में। Well, I think अगर आपको ये प्रिविलेज मिल जाए जो मुझे मिला हुआ है, टू नो द एक्चुअल फैक्ट्स एंड टू सी द एविडेंस, तो मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आपका मुकम्मल तासुर बदल जाएगा। बल्कि आप जो है वो ये जो मेरा क्लाइंट है मोहम्मद साकिब, उसको फरिश्ते के रूप में जो है देखना शुरू कर देंगी अगर आपके पास वो सारे सबूत आ जाए जो मेरे पास मौजूद है। एज अ प्रोफेशनल लॉयर जो है वो ये है कि मेरा जो मौकिल है उसकी जो बेगम है वो भी मेरी मौकिला है, और अगर कभी मैं उनका मौक़िफ़ अवाम के तौर पर उनको एज अ औरत जो है वो सामने ले आऊँ और उनकी तरफ से मौक़िफ़ या वो तमाम सबूत दे दूं, तो आप मैं पूरी यकीन से कह रहा हूं कि जो मेरे खावंद की मौकिला हैं वो आपको सबको एज अ हीरोइन नजर आएंगी और आपको विलन जो है वो कोई और नजर आएगा इस केस में। आप जोश जज्बात में कह गए कि मेरे खावंद की मौकिला। जी हाँ। आपने पकड़ लिया भाई। अच्छा अली भाई, अभी जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि आप सियासी वाबस्तगियों को पीछे छोड़ के तो आप अपने केसेस लड़ते हैं, लेकिन अभी जो आपके मुखालिफिन हैं उन्होंने आपके इस मेरिट को डीमेरिट बना दिया है कि जी आप विकेट के दोनों साइड पे खेलते हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है, उनको ये नहीं पता कि मैं विकेट के चारों तरफ नहीं बल्कि ग्राउंड में हर तरफ खेलता हूँ। और यही एक जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर हैं उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो विकेट से जब विकेट पे खड़े होते हैं तो वो स्वीप भी करते हैं, वो फ्रंट फुट पे आके भी खेलते हैं, वो थर्ड यानी कि राइट साइड पे भी जो कट्स भी मारते हैं और वो चारों तरफ खेलते हैं। और यही बुनियादी जो है देखें एज अ कोर ड्यूटी वन ऑफ हमारी जो प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर्स या लॉयर्स हैं उनकी कोर ड्यूटीज होती हैं। जो नंबर 1 पे है वो ये है कि आपने किसी भी अपने क्लाइंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। आप एक प्रोफेशनल सर्विसेज के शोबे में है, जो शख्स आपके पास जो है आपकी सर्विसेज को एंगेज करने के लिए आएगा, अगर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस नहीं है जिस पे आपकी एथिकल बेसिस या मॉरल बेसिस कॉम्प्रोमाइज होती हैं, आप केस डिनाई नहीं कर सकते। मैंने किया भी नहीं है, मैंने आगे भी नहीं करना। काज़िन मियां अली इशफाक हमारी महफिल में ही मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि ये जो इंसानी हकूक के लिए एक्टिविस्ट हैं या हमारे जर्नलिस्ट हैं,
ये अपने बच्चों को आपका नंबर क्यों देते हैं कि आधी रात तो बाद लोड पै जाए ते जी अली साहब नु कॉल कर लेना? ये बात आपकी बड़ी अच्छी है। कार्डियोलॉजिस्ट है। देखिए, मैं तो इस वक्त कानून का डॉक्टर हूँ और ये बात दुरुस्त है। हाँ। और अभी भी जो है वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए चले आज, क्योंकि जुनेद भाई को मैं हमेशा बड़ा भाई कंसिडर हाँ। करता हूँ, तो इनसे खुल के गपशप हो जाती है ना। ये कि पसे पर्दा भी इनसे कर लेता हूँ। अब इनका प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे भी जो है वो खुल के कर सकता हूँ बात। जी। इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे दौरे हाजिर में हाँ। वो तमाम लोग जो आजकल के वो सहाफ़ी या आजकल के वो इंसानी हकूक़ के लोग जो कि ज़रा हुकूमती साइड पे हैं, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने भी मुझे खुद कहा है, कभी डिनर्स पे, कभी लंचेस पे, कभी प्राइवेट मीटिंग्स में, कि यार बात सुनो, आज तो हमारे साथ कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा, लेकिन तुम हमसे वादा करो कि आने वाले 2-4 साल के बाद कभी ऐसा मसला हुआ ना तो हमने अपनी बेगमों को और बच्चों को तुम्हारा नंबर दे दिया है। तो हाँ। यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ कि एक बहुत लंबी तादाद है, एंड इट्स नॉट इन अ गुड वे, इट्स विद अ हैवी हार्ट, कि मुझे ये एक्नॉलेज करना पड़ा है कि पाकिस्तान में जितने ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो कि आइन की बात या कानून की बात करते हैं या इंसानी हकूक की बात करते हैं, इन लोगों को विक्टिमाइज किसी सूरत भी हमने नहीं करना। जितनों को कर लिया है, यकीन करें कि पाकिस्तान में होल सेल पैकेज जो है सारी 70 साल तारीख का जो है ना, इकट्ठा ही हमने कर लिया। अब इसको यहाँ पे रुकना चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट जो सा है, जितने हमारे दोस्त जो हैं, अल्लाह ताला सबको किसी भी तकलीफ या मुसीबत से बचाए, लेकिन किसी के लिए भी कोई तकलीफ आई है या खुदा न खास्ता कभी आएगी, जो कि मैं दुआ करता हूं कि कभी ना आए, कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी, तो हमने अनकंडीशनली जो है, मैंने अनकंडीशनली सबका साथ पहले भी दिया, ये ऑन द रिकॉर्ड है और आगे भी दूंगा जब तक जिंदगी है। ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं इनकी मौजूदगी में शायद नहीं जिक्र करना चाहिए, वो और किसी हवाले से देखा जाएगा, लेकिन मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में 2 वकला को, एक अली इशफाक भाई को और एक बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को हाँ। दलाइल देते हुए देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून के तालिब इल्मों के लिए अगर ये टर्म इस्तेमाल की जाए कि डिलाइट टू वॉच हाँ। या मस्ट वॉच, ओके। ये ज़रूर, ये हाँ। आप इन दोनों वकीलों को दलाइल देते हुए देखें और सुने तो आपको कानून की डिग्री मिलेगी, तो ये ज्यादती नहीं होगी। तो देखिए, मैं इस उम्मीद के साथ ये तारीफ कर रहा हूँ कि इनके नंबर पे जब भी कोई कॉल जाएगी तो नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट जवाब नहीं आएगा। नहीं सर, आपने इतनी बड़ी बात कर दी। अभी तो सोशल मीडिया पे अली भाई की बहुत तारीफें हो रही हैं। ये ऐसे केस लड़ते हैं कि जैसे इनका पर्सनल मैटर है, इस लेवल पे आके डिफेंड करते हैं। मतलब बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। अली भाई ये बताएं कि इमरान राज का केस हो, रजब भट्ट का केस हो या साकिब चंद्र का केस हो, एक आपकी परसेप्शन बनती है कि आप मुश्किल पसंद इंसान हैं। ना सिर्फ ये कि चले ये तो वो हैं जिनका पब्लिक स्टेटस जो है वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, लेकिन पाकिस्तान में मैं बेशुमार ऐसे प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, गवर्नमेंट की जो से ऐसे इदारे हैं हाँ। जहाँ पे इंतहाई मुश्किल और सख्त ऐसे हालात, जहाँ पे उनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, एक हॉस्टल सिचुएशन बनी होती है, वहां पे भी मेरा इमेज जो है वो इसी तरह का बना हुआ है। एंड जब इंसान का एक इमेज ऐसा बन जाए और लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाए, तो फिर आपके ऊपर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बार है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। इट्स अ टफ जॉब बट आई लव माई जॉब। एंड मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की है कि मैं अपने आप को मायूस ना करूं, किसी और का ना करूं, और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। अच्छा अली भाई, एक तो आपके बारे में ये आम बात है कि आप जिस बात को, जिस कॉज को ठीक समझते हैं, वो उसमें आपके दोस्त भी शामिल हैं, ऐसे लोग भी शामिल हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जो आपके दोस्त नहीं हैं, Yeah. आपने उनके केसेस भी मुफ्त लड़े, लेकिन दूसरी तरफ आपका शुमार जो इस मुल्क के महंगे तरीन वकला में भी होता है, ऐसे ही है। और आप शायद मेरा टॉप पे हैं जो टैक्स पेयर सबसे Yes. ज़्यादा। तो कितना टैक्स दिया? अभी तो जुनेद भाई पिछले 3 अब आप जरा देखिएगा इनकी वकालत की महारत, गुर देखिएगा कि बात गोल कैसे करनी है। जुनेद भाई ये बात आपकी दुरुस्त है। देयर हैज बीन अ टाइम वेयर आई हैव बीन वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर अटर्नीज इन पाकिस्तान जो है, उसमें मेरी इनकम भी बड़ी अच्छी थी, आजकल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूंकि मैंने आपको ये रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ कि फरवरी 2022 से लेकर अभी 3 महीने पहले तक तकरीबन को 50 महीने मैंने अपनी ज़िंदगी के जो हैं अपना 90% काम पाकिस्तान में जो है वो प्रो बोनो वर्क किया है। और मैं ये आज अवामी तौर पर जो है, मैं चूंकि मेरी आपसे मोहब्बत और अकीदत बड़ी है और मैं आपको हमेशा बड़ा भाई समझता हूँ, तो आपके प्लेटफॉर्म पे जरा कंफर्टेबल बड़े पे आप ना भी जोर दें, बड़े पे यार हम जोर दें। छोटा भाई अपने आप को तो छोटा बना रहा है ना और में। सो जुनेद भाई, जो तो अवामी चीजें सामने पब्लिकली आ जाती हैं वो आ जाती हैं, जो नहीं आती मेरी कोशिश है कि मैं उनको स्पेसिफिकली हाईलाइट नहीं करता। फलां जगह पे ये किया, फलां जगह पे ये किया, कोशिश करता हूँ ये पर्दे में ही रहे। अच्छा अली भाई,
पाकिस्तान के सियासी और अदालती हलकों में एक बात बहुत शिद्दत के साथ डिस्कस हो रही है कुछ अरसे से, बल्कि काफ़ी अरसे से, कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे नामवर वकला शामिल हैं, जो पैनल्स में भी शामिल हैं, पैनल्स में नहीं भी शामिल, फिर भी जमात में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद या तो वो इंसाफ दिलाने में पीटीआई को बहसियत मजबूरी कामयाब नहीं हो सके, या उनका अपना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आप पीटीआई के बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन आपने पीटीआई के बहुत सारे हमदर्दों के केसेस लड़े हैं और बबांगे दोहल लड़े हैं, कामयाबी के साथ भी लड़े हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से क्या सच है, क्या झूठ है? वेल आई थिंक ये एक बड़ा खूबसूरत और पेचीदा किस्म का सवाल है, लेकिन इसका बड़ा आसान किस्म का हल है। इसके लिए भी ज़रा इंसान को थोड़ा सा किरदार और दिल गुर्दा चाहिए। जब मैं कह ये रहा हूँ कि ये तमाम लोग जो कि इंडिपेंडेंटली आइसोलेशन में जाके अपनी अपनी पॉकेट्स में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने अपने काम कर रहे हैं, ये सब एक जगह पे मुश्तरका तौर पर जो है वो बैठ जाएं। और मेरी राय जो है वो पीटीआई के जो हैं वो जो जिम्मेदारान हैं उनको, और ख़ासकर उनके वकला को, ये होगी कि आपका जो पीटीआई का एक लॉयर्स सेक्रेटेरिएट बनाएं, पूरे पाकिस्तान से जितने केसेस हैं इनका डेटा बैंक जो से बनाएं, डेटा बैंक बना के ये कलेक्टिव विजडम जो है वो अपना अपनाएं और मौसर तरीके से फोर फ्रंट पे आके एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ जो है ये काम करें। ना कि ये कि आज एक बंदा एक अदालत में कोई काम कर रहा है अपनी मर्जी से, कोई दूसरी मर्जी से कर रहा है, कोई तीसरी मर्जी से कर रहा है। जब तक ये पॉकेट्स में प्रैक्टिस खत्म नहीं होगी जुनेद भाई, एक तो चले ये एक मेरी राय है। दूसरा, पाकिस्तान में जो है इस वक्त मोस्ट अनफॉर्चुनेटली जो है जो हमारी अदालतें हैं, मैं बबांगे दौल जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ और इसकी जिम्मेदारी जो सी है मैं पूरी ईमानदारी से खुद ले रहा हूँ कि हमारी अदालतें पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि सियासी केसेस में ऐसे हालात में जहाँ पे लोग सवेरली ऑपरेस्ड हैं, इनको इंसाफ देने में कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आती हैं, गैर मौसर होती नज़र आती हैं, बल्कि नज़र आता है कि हमारी अदालतें वो आज़ादाना रवैया, वो आज़ादाना जो सा तरीके से इंसाफ नहीं कर पा रही, नहीं कर रही जिस तरह हमेशा से ये करती आई हैं। और ये जो पाकिस्तान में अदलिया के बारे में तासुर हमेशा से रहा था और अब जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है कि ये एक आज़ाद इदारा है। हाँ। खुदा का वास्ता है, इस आज़ाद इदारे को हमारे जजेस जो हैं वो सारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पाकिस्तान के, उनको बड़ा मौसर तरीके से जो है स्टैंड लेना है। वो सिर्फ ताबे कानून के हैं, वो सिर्फ ताबे आइन के हैं, उनको कोई खौफ व खतर नहीं है इस मुल्क में। हमने जजेस के साथ भी पिछले चंद साल में बड़ी तकलीफ का और मुसीबतों का सामना जो है वो देखा है। तो कम से कम इन लोगों को यूनाइट होना होगा, अदालतों को हमारी जो सा है वो स्टैंड लेना होगा। ये मेरी बात अब आज रिकॉर्ड पर जो सा रहे, आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो चंद साल बाद, आपको किसी ना किसी बदलते वक्त और हालात के साथ जो हैं वो अदालतें किसी ना किसी शक्ल सूरत में आज़ाद होती नजर आएंगी। यही लोग जो आज के हुक्मरान हैं, ये माजी में इन्हीं अदालतों के आज़ाद ना होने का, इन्हीं अदालतों के गैर जानिबदार ना होने का रोना रोते आए हैं। हाँ। लेकिन जो ही ये लोग सारे हुकूमतों में आते हैं, चूंकि मैं तमाम सियासी जमातों का जो सा पाकिस्तान में वकील रहा हूँ और एक इंडिपेंडेंट किस्म की मेरी जो सी है वो शख्सियत है, और मैं अपनी बात जो है वो कह जाता हूँ और उसकी परवाह भी नहीं करता, और बात जो है वो तोल के भी करता हूँ और ठोस तरीके से भी करके खड़ा भी हो जाता हूँ। मुझे परवाह किसी चीज की नहीं है। नहीं, आप तो नहीं पकड़े जाते ना, आपका आपकी जिम्मेदारी मेरे पे। मुझसे पकड़ा जाता है बेचारा। अगर देखें, अगर तो जुनेद भाई ये हाँ। सच बातें कहने की बुनियाद पर कोई भी शख्स मेरे समेत किसी को विक्टिमाइज करता है, तो मुझे तो कम से कम ये विक्टिमाइजेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर कबूल है। और लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा कोई नहीं होगा और कोई कर भी नहीं पाएगा इंशाल्लाह बारिक व ताला। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ। एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, वुकला कम्युनिटी के लिए कोई एक कदम उठाना चाहे तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, वुकला के पीएसएल का इनेकाद, वुकला का सिंगिंग कंपटीशन, वुकला के लिए लंगर का इंतजाम, झूठ बोलने पर पाबंदी। मेरे ख्याल से चौथी ऑप्शन लूंगा। अच्छा अली भाई, हमने देखा ये जितने भी लॉयर्स होते हैं ना, इनके लहजे में ना एक थ्रेट होता है, एक बदमाशी होती है, धमकी टाइप होती है। तो आप इनकी इस एटीट्यूड को क्या कहते हैं? देखिए, एज अ लॉयर मैंने भी आपके सामने पोजीशन ली कि पाकिस्तान में लॉयर्स को रूल ऑफ लॉ के लिए अगर ये थ्रेट करना है तो बिल्कुल करें। Good. अगर आपने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये इस तरह जारहाना और सामने आना है, बिल्कुल आए। लेकिन फॉर ऑल यू नो, एज अ पब्लिक इमेज ऑफ लॉयर जो है, लॉयर जो है वो लॉमैन होता है। जैसे वॉचमैन होता है ना, वो एक लॉमैन है। जो लॉमैन है उसको कम से कम एक पॉजिटिव
इमेज जो है वही सूट करता है। और किसी भी ऐसे शख्स को जो कि किसी लॉमैन से जो है वो थ्रेट फील करे, इट इज जनरली अ नेगेटिव, मेरी नजर में इट्स अ नेगेटिव इमेज। मैं कतई तौर पर भी इसके हक में नहीं हूँ। हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ वकला के एरिया ऑफ प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप यही जो है वो इमेज देखें कि सिविल लॉयर्स के बारे में खास ऐसा इमेज नहीं है, कॉर्पोरेट लॉयर्स के बारे में ऐसा नहीं है। जो हमारे दोस्त जो हैं वो क्राइम की प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इदारे हैं जैसे पुलिस है, FIA है, एंटी करप्शन है, तो ये सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ना बड़ी एग्रेसिव होती हैं और ये डिटरिंग होती हैं। उनको काउंटर करने के लिए जो हमारे वो तमाम दोस्त जो हैं जो क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो हैं वो इनको काउंटर करने के लिए काउंटर एग्रेशन और काउंटर डिटेरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, ताकि इनकी हॉस्टिलिटीज जो है, ये भी कोई इतने ऐसे सीधे साधे लोग नहीं है जो बड़ी ही कानून की अमलदारी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन इसको एज अ ब्लैंकेट जो है वो अपने प्राइवेट डिस्प्यूट्स में या पब्लिक को किसी भी तरह जो है वो हरास करने में, दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग अगेंस्ट ऑलवेज। वो मैं नहीं किसी की तरह इसके हक में। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। सर, अगले दिन मेरी भाभी कह रही थी कि आप लोग अपने प्रोग्राम में करते हो देश का माजी, तो इसमें आप लोग ये चीज क्यों नहीं डिस्कस करते कि पहले हमारी सोसाइटी का सबसे खूबसूरत पहलू ये होता था कि किसी भी घर में कुछ भी अच्छा खाना बनता था, स्पेशल कोई चीज बनती थी, तो वो हमसायों को जरूर भिजवाई जाती थी, बल्कि हमसायों का हिस्सा मतलब पकाया जाता था। अभी तो कोई किसी के घर कुछ भी नहीं भेजता। मैंने अपने हमसायों को 10 दिन तक जो भी घर में पकता था वो भेजा, फिर मैंने तंग आके ये प्रैक्टिस छोड़ दी। जवाब में खाली बर्तन ही आता था। सर, हालांकि इस कल्चर की जो सबसे खूबसूरत बात ये थी कि खाली बर्तन नहीं भेजते थे, जो भी घर में बना होता था ना वो डाल के तो भेजते थे, बल्कि बाज दफा बर्तन जो है वो रख लिया जाता था ताकि अगले दिन या 2-3 दिन बाद कोई ऐसी अच्छी चीज बना के भेजी जाए तो उस बर्तन में बिल्कुल बिल्कुल उस बर्तन को, उस बर्तन की प्यास बुझाई जाए। और वही बर्तन जो हम छोड़ के आए थे तो उनकी वापसी का भी खासा इंतजार रहता। सर, मैं भी अपने हमसायों को ना कुछ भेजता रहता था। खानों के साथ साथ बर्तन भी लाजमी बात चेंज होते थे। मैंने काफी देर उनको भेजा इस उम्मीद पे कि वहां से भी कुछ आएगा। ऑब्वियस बात। सर, वहां से एक खबर आई, वो मेरे बर्तनों समेत शिफ्ट हो गए थे यार, बड़े कोई खानदानी किस्म के लोग थे जो तुम्हारे बर्तनों के लिए वहां ठहरे हुए थे। सर, बास डिशेस तो ऐसी थी जो हमसायों के घर भेजना फर्ज समझा जाता और था, ना भेजना गुनाह समझा जाता। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल साग, कड़ी, रॉ वाली खीर। अच्छा, जिस डिश को बनाने में मेहनत लगती थी ना वो आमतौर पे तोहफतन हमसायों में बांटी जाती थी। बिल्कुल। सर, हमारे यहाँ भी ये रवायत रही है। अच्छा। हमारे घर में जो भी स्पेशल डिश बननी, मैंने शाम को अपने दोस्तों को बताना कि यार मेरी तरफ बिरयानी बनी थी, तुम्हारे घर भी भेजनी थी, नीचे लग गई। दोस्त आगे से कहते थे यार बिरयानी है कि तुम मुझे बीवी के नीचे लाई। अच्छा, इस खूबसूरत रवायत का खूबसूरत तरीन पहलू जो था वो ये था कि इस बात से कोई गर्ज नहीं होती थी कि वो कितनी महंगी डिश है। इस बात से गर्ज होती थी कि उस डिश को बनाने में कितना वक्त सर्फ हुआ है, कितनी मेहनत लगी है, कितनी मोहब्बत से वो डिश बनी हुई है। बिल्कुल। अब ये कड़ी है, पकौड़े अलग बनाना, बेसन अलग वो घोल के सारा कुछ बनाना, आलू कटे हुए डालना, वो एक मतलब मुशक्कत वाला काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लंबा इसी तरह साग बनाना। अच्छा, अब गुड़ वाले चावल कौन सी महंगी डिश है, लेकिन गुड़ वाले चावल ऐसा नहीं होता था कि घर में बने और मोहल्ले में तकसीम ना हो 2-4 घरों में। इसी तरह सूजी का हलवा आम सी चीज थी, लेकिन घरों में तकसीम जरूर होता था। बड़ा अच्छा लगता था भाई इस तरह के तोहफे जब आते थे। बड़ी बात। अच्छा सर, उस दौर की जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी वो थी बेतकल्लुफी बहुत थी। मतलब किसी के घर में कोई गाजर का हलवा पका रहा है या साग पका रहा है, उसने भी पूरे मोहल्ले में बता देना कि भाई आज मैं ये पका रहा हूँ और भेजूंगा। भेजूंगा। और जिनके घर भेजनी होती थी वो भी बच्चे भेज के 2-4 दफा पता करवा लेते कि अभी तक पकी नहीं है, यार के वेख ही जाना नहीं हले तैयार नहीं हुई। वो 4 बच्चे होते थे, चारों बच्चों को बार बार भेजते थे। तो जिसने गाजर का हलवा बनाया होता तो कहते थे शुगर कार इन्होंने 4 ही ने। और सर, जो इंतजार कर रहे होते थे ना, वो ऐसे जैसे होटल पे बैठ के ऑर्डर नहीं दिया हुआ की हो गया आन क्यों नहीं दिया, दीवे ते रखे हलवा भेजू।
अगला कह रहे होंगे पता नहीं यार मैं इधर बनान दे। अच्छा, जो तुम्हारे जैसे शोधे होते थे ना मोहल्ले में 4-5, उनको पता होता था ना कि भाई साथ वालों के घर में हलवा पक रहा है, वो 4 घंटे पहले ही नान लेके हाथ में पकड़ के बैठ जाते और साथ वाले घर में जिसके दाल पकी होती थी ना, वो दाल डाल जाता। अच्छा, जब हलवा आ जाना तो देख के ना भाई हलवा तो ठीक है, ओए ऐसे भी सिर्फ 2 ही बादाम ने, देने वाले ने कहना भाई मैं तो 2 भी नहीं सी पाए, ए विच की काकरोच तो नहीं आ गई। सर इस रवायत का ताल्लुक ना मौसम से भी होता था। मसलन कि जब बारिश होनी तो लोगों ने एक दूसरे के घरों में पूड़े और पकोड़े बना के देने। अच्छा, बाज घरों की ड्यूटी होती थी कि उन्होंने जरूर ये काम करना है, और बाज घरों पे ये वाजिब होता था कि उन्होंने अपनी कढ़ाई में तेल नहीं लगने देना। अच्छा सर, इसके साथ साथ ये भी बड़ी खूबसूरत बात थी कि किसी के घर पे गांव से कोई सौगात आती, जैसे गुड़ आ गया, बिल्कुल, कीनू आ गए, गन्ने आ गए, साग आ गया, आ गई। अच्छा, इन्होंने उन लोगों ने आपस में बांट के एक दूसरे वो चीज भी बांटते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बड़ी होता बात। अच्छा, महल्लेदारों को ये याशी ना वो लोग करवाते थे जो देहातों से शहरों में आके आबाद हुए होते, क्योंकि पिंडा तो आनियां होंदियां सी, वंड के खांदे सी। यस, आजकल तो लुको के खा रहे हैं। देखिए फिर पिंड दे लोग किन्ने अच्छे हुंदे ने। अच्छा जी, आज की खबर बराए तबसरा हाजिर है। डनरन जी। चैट जीपीटी के जरिए जाली ट्रेन टिकट बनाकर सफर करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। फैसलाबाद रेलवे पुलिस ने शालीमार एक्सप्रेस में सफर करने वाले इत्तेशाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा, गिरफ्तारी के 15 मिनट बाद यही इत्तेशाम नामी बंदा जो है ना, चैट जीपीटी से पूछ रहा था जमानत के तरीके। चैट जीपीटी आगे से बता रहा था पहले जरा वकालत की फीस दो। अच्छा, वो बंदा भी फैसलाबाद दा सी, उन्हें चैट जीपीटी नु कहा होना है वकालत दी फीस दी जगह ते 4 जुगतां सुन ला यार। सर चैट जीपीटी तो होना ही जे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਅੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਟੀਟੀ, ਆ ਭਾਈ ਟੀਟੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। यार ये क्यों कहा तुमने, कहा कि बचपन से देखते आए, खुल के बताओ बचपन से करते आए। आज की मुंतखब वायरल वीडियो, सर एक नशे स्ट्रीट सोलर लाइट चोरी करके लेके जा रहा, और मजे की बात ये कि लाइट जल रही है। लाइट को तो नहीं ना पता कि वो चोरी हो चुकी है। सर आप लोगों को मजाक सूझ रहा है, उसने इसी लाइट के साथ बड़ों का नाम रोशन करना था। हाँ, उसको किसी ने कहा होगा कि भाईजान जरा इस मसले पे रोशनी तो डालें, उसने बोला होगा ठहरो भाई मैं जरा खंबा ही चोरी करके ले आता। अच्छा सर, पता नहीं अब ये एआई जनरेटेड है या रियल है, लेकिन है मजे की वीडियो बनी हुई। इस चोर को पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं, इसने कह देना जी मुझे बचपन से ही लोग जुगनू जुगनू कहते थे। सर इसका पॉजिटिव पहलू देखे ना, हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा हो कि मेरा सुबह पेपर है, मैंने तैयारी करनी है, मुझे नहीं पता, मुझे लाइट ला के दो। वो बेचारा लाइट पोट के नाल ले आया होगा। हाउ क्यूट, बहुत पॉजिटिव है। सर इतनी मुश्किल से वो बेचारा लाइट लेके गया है, आगे से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कहा होगा कि इतनी रात को इसको सूरज की किरणें तुम्हारे अब्बा जी ला के देंगे। सर नशेई नशे के हाथों बड़े ही मजबूर होते हैं। एक नशेई ना बेचारा पंप खोल रहा था, मैं कहा ये क्या कर रहा है, कहना यार वेखते ले ही मोढ़े ते भी रखा दे। दिन ये था आज का देशबुक का चलते चलते आज की छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात, कि पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे कि गुनाह होगा, अब सच बोलने से डरते हैं कि नुकसान होगा। नाज़रीन खुश रहे, खुश रखे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।